आज हम लोग क्लास 10 की बायोलॉजी की पढ़ाई करेंगे। बायोलॉजी में जो चैप्टर 1 है जैव प्रक्रम, उसी की हम लोग पढ़ाई करने जाएंगे आज, ठीक है। और जैव प्रक्रम में हम पहले ही बताए थे इसको कई बहुत सारे पार्ट में हम इसको डिवाइड कर चुके हैं। तो आज का जो हम लोग पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है 10। आज हम 10वां भाग पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा भाग पढ़ने जा रहे हैं? 10वां भाग, ठीक है। इससे पहले अगर आप नहीं देखे हो तो इससे पहले जो भी 1 से लेकर 9 तक के भाग है आप उसको देख लो। और प्रत्येक भाग में इस तरह से आपको नोट्स लिखा रहता है बोर्ड पे। जैसे इस पार्ट में आपको क्या बोर्ड पे नोट्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, तो इस तरह से हर एक पार्ट में नोट्स लिखा हुआ है। आप सिस्टमैटिक ढंग से क्या कीजिएगा, प्रत्येक पार्ट के बोर्ड पर जो लिखा हुआ है नोट्स है उसको लिख लीजिए, ठीक है ना। इससे आपको नोट्स तैयार हो जाएगा जो बोर्ड एग्जाम आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा, आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए आज का जो पार्ट है उसको शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे रूधिर, ब्लड, रक्त, खून, ठीक है। हम लोग आज किसके बारे में पढ़ेंगे? रूधिर के बारे में, जिसको बोलते हैं रक्त, उसी को ब्लड बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं खून, बोलते हैं ना। तो उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो उससे पहले आप क्या कीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे कि हर एक वीडियो में करते हैं। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको कॉपी में उतार लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए, जो आपको बाद में काम देगा। इसमें बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट, ऑब्जेक्टिव पॉइंट तो है ही, साथ में ये जो क्वेश्चन है एग्जाम के नजरिए से, एग्जाम के व्यू से बहुत ज्यादा खास है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, उतार लीजिए और उतार के आराम से उसको बाद में पढ़ लीजिएगा। तो चलिए अब हमको उम्मीद है कि आप क्या किएंगे, स्क्रीनशॉट उसको ले लिए होंगे। तो वापस आते हैं, इसको समझाते हैं। तो सबसे पहले देखिए नाम लिखा हुआ रूधिर या रक्त, जिसको हम लोग नॉर्मली खून के नाम से जानते हैं, ब्लड के नाम से जानते हैं। यह है क्या? ये है तरल संयोजी ऊतक। पूछेगा ब्लड है क्या, रक्त क्या है? तरल संयोजी ऊतक है। ऐसा है ना, हमारे शरीर में जो ब्लड बहता है वो तरल संयोजी ऊतक है, ठीक ना, जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण, देखिए जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण कैसा होता है? लाल होता है। याद हो गया इतना? खून जो है, ब्लड जो है क्या है? तरल संयोजी ऊतक है, जिसका रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है, ठीक है। किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण लाल होता है खून का रंग? लाल हीमोग्लोबिन के कारण। देखिए इसके आगे कहा गया है क्षारीय है, क्षारीय पदार्थ है। क्षारीय पदार्थ आम क्षार आप केमिस्ट्री में पढ़े हो ना, वही क्षारीय पदार्थ। यह क्षारीय पदार्थ है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। जिसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। इसका हर एक लाइन में ऑब्जेक्टिव है, हर एक लाइन ऑब्जेक्टिव है, हर एक लाइन आपको ऑब्जेक्टिव के नजरिए से भी खास है। एग्जाम में पूछना ही है इससे, ठीक है। तो इसको हर एक लाइन आपको याद रखना है। देखिए हर एक लाइन आपको अंडरलाइन करके दिखाते हैं। यह क्षारीय द्रव्य, कैसा द्रव्य भाई? क्षारीय द्रव्य। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.4। कोई दिक्कत? चलिए आगे। स्वस्थ व्यक्ति जो होता है, हेल्दी पर्सन जो होता है, उसमें कितना ब्लड होता है? तो 85 मिलीलीटर पर केजी। इसका मतलब नहीं समझ आया तो हम समझाते हैं। देखिए क्या होता है कि 85 मिलीलीटर पर केजी, मतलब हमारे से कोई बच्चा जो है स्वस्थ है, 10 केजी का कोई बच्चा है, तो 10 केजी का बच्चा है ना, तो 10 से 50 में क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 85 गुणे 10 कहने मतलब 850 मिलीलीटर होगा खून। किसमें? 10 केजी के बच्चे में। समझ आया? जो स्वस्थ बच्चा होगा 10 केजी का, उसमें इतना ब्लड होगा। मान लीजिए कि आप मान लीजिए कि आप 40 केजी के हो, ठीक ना। आप मान लीजिए कि कितना केजी के हो? 40 केजी के हो। तो बताइए आप में लगभग ब्लड कितना होगा, कितना खून होगा? तब इसको गुना कर लीजिए। 3400 मिलीलीटर। 3400 मिलीलीटर का मतलब 3 लीटर 400 मिलीलीटर, तीनों आपके शरीर में इतना खून होगा। आया समझ में? ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब समझ आ गया? तो बताइए कोई बोलेगा कि बताइए किसी आदमी का वजन 45 केजी है, उसमें कितना खून होगा? तो गुना करके बना सकते हो ना? नहीं। तो समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब जो क्वेश्चन पूछता है बताइए मनुष्य में कितना खून होता है, तो यहाँ पर अगर हम इसका आंसर बोलेंगे मनुष्य में 3 लीटर खून होता है, 4 लीटर खून होता है, तो बोलना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नहीं, क्योंकि मनुष्य में खून की मात्रा क्या होता है? घटते बढ़ते रहता है। देखिए ना जी, जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें लगभग इतना से गुना कर देंगे, उसके वजन में तो पता चल जाएगा उसमें कितना खून है। तो सब मनुष्य का तो एक वजन होता नहीं है, तो सब मनुष्य में एक जैसा खून होगा? नहीं होगा। चलिए आगे। अब ये जो रूधिर है, रक्त है, इसका 2 घटक है। रूधिर जो है ये 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। कितने भागों से मिलकर बना हुआ है? 2 भागों से। एक बोलते तरल भाग, एक बोलते ठोस भाग। तरल भाग प्लाज्मा, ठोस भाग रक्त कोशिका है।
अब आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि बताइए रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। याद हो गया? रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। और रक्त के ठोस भाग को क्या बोलते हैं? रक्त कोशिकाएं। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, लेकिन एक यहाँ पर कंफ्यूजन है। कभी कभी क्या होता है ना, प्रश्न में पूछा जाता है कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं? ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? तो बच्चे लोग सोच सकते हैं कि ब्लड तो सर बताया 2 भाग होता है, और वही ले देते हैं 2 प्रकार के। कोई बच्चा क्या सोचता है ना कि सर तो प्राय 3 प्रकार, 1 2 3, तो बच्चे कर 2। नहीं, ये रक्त के प्रकार नहीं है, हम सब बताएंगे आपको। ये रक्त कोशिकाओं के प्रकार है, रक्त के कण के प्रकार है। खून जो था वो 4 प्रकार का होता है, ये याद नहीं ऑब्जेक्टिव है। खून जो था वो 4 प्रकार के, ए बी ओ, ये ब्लड का प्रकार हुआ 4 प्रकार। हम बोले थे ना कि ये जो वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसमें इतना ना ऑब्जेक्टिव मिलेगा, बहुत सारा ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये 9-10 क्लास के बच्चों के लिए तो है ही, जो बच्चे जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उन लोगों को ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखिए खून कितने प्रकार के होते हैं? रक्त कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। कौन कौन? ए बी ओ। आपका भी जो ब्लड होगा ना, यही 4 में से कोई प्रकार का होगा। मेरा भी जो ब्लड होगा, यही 4 में से किसी भी प्रकार का हो सकता है। आया समझ ना? तो इसमें कंफ्यूज जाएगा नहीं। ये रक्त के भाग है, रक्त 2 भागों से मिलकर बना हुआ है, ठोस भाग और तरल भाग। तरल भाग को बोलेंगे प्लाज्मा, ठोस भाग को बोलेंगे रक्त कोशिकाएं। आया समझ में? तरल भाग को बोलेंगे प्लाज्मा, ठोस भाग को बोलेंगे रक्त कोशिकाएं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब प्लाज्मा के बारे में जान लेते हैं। प्लाज्मा है क्या? तो प्लाज्मा हल्का पीला कलर का चिपचिपा द्रव्य है। सुना? हल्का पीला कलर का चिपचिपा क्या है? द्रव्य है, जो पूरे रक्त का आयतन के हिसाब से 55% होता है। ये भी सीखिए कि प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, कितना प्रतिशत होता है? तो 55%। याद हुआ? प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है? 55%। चलिए आगे। प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है, प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। ये कई प्रकार का होता है, प्लाज्मा प्रोटीन बहुत सारा होता है। ठीक है, फाइब्रोनोजिन और भी करके बहुत सारा चीज होता है, तो सब अभी जानना नहीं, बस इतना जानेंगे कि रक्त में जो प्लाज्मा में जो प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन। और ये जो होता है रक्त के थक्का बनने में सहायक होता है। थक्का मतलब रक्त को जमाने में सहायक होता है। तो सर ये तो अच्छा नहीं है, हमारा जब खून जम जाएगा तो दौड़ेगा कैसे? नहीं, रक्त का जमना भी जरूरी है। कब? बता रहे हैं। कभी क्या होता है कि हम लोग का कहीं शरीर का कोई भाग कट जाता है, कटता है कि नहीं? उंगली कट गया, पैर कट गया, कहीं भी ठेस लग गया, चोट लग गया, तो उससे ब्लड निकलना क्या होता है? शुरू हो जाता है। हम लोग उसको पकड़ लेते हैं जोर से, लेकिन फिर भी ब्लड रुकता नहीं है। ब्लड बहे जा रहा, पकड़े हुए, लेकिन बहे जा रहा, रुक ही नहीं रहा। कारण क्या है? कारण ये सोचे कि शायद उसके ब्लड में प्लाज्मा की क्या होगी? कमी होगी। अगर प्लाज्मा होगा तो तुरंत क्या होगा? जम जाएगा, अथवा एक बार छोड़ेंगे तो खून रुक जाएगा। देखिए अगर प्लाज्मा नहीं रहेगा तो हमारे शरीर से पूरा ब्लड निकल जाएगा, तो हम क्या, हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो समझ आया ना कि प्लाज्मा हम लोग के लिए जरूरी है कि नहीं है? जरूरी। ये हम लोग के इम्पोर्टेंट है कि नहीं है ना जी? कैसे? तो ये रक्त के थक्का बनने में सहायक होते हैं, रक्त को जमाने में सहायक होते हैं। जब भी हमें कहीं चोट लग जाता है, कट छट जाता है, तो जो ब्लड निकलता है उसको क्या होता है? जमाने में, ब्लड को रोकने में, ब्लड फ्लोइंग को रोकने में ये हेल्प करते हैं। तो ये था प्लाज्मा। समझा कि प्लाज्मा के बारे में क्या क्या जाना है? ये पूरे खून का 55% होता है ना जी। ये हल्का पीला कलर का चिपचिपा द्रव्य है, बताया ना, हल्का पीला कलर का चिपचिपा द्रव्य है। और क्या होता है कि इसमें जो प्रोटीन होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा प्रोटीन, और ये रक्त को ठक्का बनाने में हेल्प करते हैं। अगला है रक्त कोशिकाएं। 2 भाग था ना, तरल भाग और ठोस भाग। तरल भाग प्लाज्मा पढ़ लिए, अब रक्त कोशिकाएं पढ़ेंगे। तो जैसे ये 55% है, कितना परसेंट होगा? 45% ऑटोमेटिक। कोई भी अपने आप का 100% होता है ना जी, तो 55% ये है, तो ये कितना परसेंट होगा? 45%। तो रक्त कोशिकाएं कितने परसेंट होते हैं? 45%। अब रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार होते हैं। देखिए फिर से, रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार होते हैं, रक्त नहीं 3 प्रकार होते हैं। जब पूछा जाएगा कि रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलिएगा 3। कितना? 3। लेकिन जब पूछा जाएगा कि रक्त कितने प्रकार के होते हैं, तो 4। रक्त होते हैं 4 प्रकार के, ए बी ओ। ब्लड ग्रुप इसको बोलते हैं, ब्लड ग्रुप 4 होते हैं, ए बी ओ। लेकिन रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन? तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी
और रक्त कटिकांग जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स। इसका भी नाम सुने होंगे आप लोग, सबका नाम सुने होंगे। चलिए तब पहले पढ़ते हैं लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको शॉर्ट बोलते हैं आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। आया पूरा नाम इसका। आरबीसी का कोई पूछेगा बताइए आरबीसी का फुल नेम क्या होता है, तो रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स। आया नहीं आया? और डब्ल्यूबीसी का फुल नेम क्या होगा, व्हाइट ब्लड कॉर्पुसेल्स। ठीक है, तो हम लोग आरबीसी पर पढ़ेंगे लाल रक्त कोशिकाएं। देखिए ये प्रोटीन से पाया जाता है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, अभी बताया ऊपर। इसमें प्रोटीन पाया जाता है जिसका क्या नाम है, हीमोग्लोबिन। इसी के कारण इसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। याद हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन जो होता है वो हीमोग्लोबिन का एक अणु 4 ऑक्सीजन को पकड़ सकता है। मतलब हीमोग्लोबिन का एक सिपाही ऑक्सीजन के 4 सिपाही को क्या कर सकता है, संभाल सकता है। आया समझे ना? हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को क्या कर सकता है, वो बांट सकता है। इसी के कारण इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का वाहक। ये याद रखिएगा, हीमोग्लोबिन का जो एक अणु है वो ऑक्सीजन के 4 अणु को क्या कर सकता है, बांट सकता है। इसी के कारण इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन वाहक, क्योंकि ऑक्सीजन को लेकर दौड़ता है पूरे शरीर में। आया? कोई पूछेगा बताइए आरबीसी को ऑक्सीजन वाहक कहते हैं क्यों, लिख दीजिएगा। या ऐसे बोल सकते हैं कि हीमोग्लोबिन को भी ऑक्सीजन वाहक कहते हैं क्यों, तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को क्या कर सकता है, बांट सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सीजन का वाहक। और जितने भी स्तनधारी हैं, मैमेलिया वर्ग के लोग हैं, मनुष्य या जो हमारे जानवर लोग होंगे, गाय भैंस, ये सब स्तनधारी आते हैं। ये सबको स्तनधारी जीव कहते हैं। आया समझ में? गाय भैंस मनुष्य ये सब जो होते हैं स्तनधारी जीव कहलाते हैं, मैमेलिया वर्ग के जीव कहलाते हैं। इनके लाल रक्त कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता। देखिए यहाँ भी चीजें केंद्रक नहीं होता है। आया समझे? केंद्रक नहीं होता है। आया कि नहीं आया? केंद्र को इंग्लिश बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस नहीं होता है। चलिए लाल रक्त कोशिका, आप पढ़ेंगे श्वेत रक्त कोशिका। तो श्वेत रक्त कोशिका वो अनियमित आकार की होती है, यह अनियमित आकार का होता है। जैसे इसका कोई आकार होता है लेकिन इसका कोई आकार ही नहीं होता है। आया समझे ना? इसका तो आकार होता है लेकिन इसका कोई आकार नहीं होता, अनियमित आकार होता है, जैसे तैसे होता है। ठीक है, आगे इसमें केंद्रक पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक नहीं पाए जाते हैं, इसमें केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं, पाए जाते थे ना जी, तब ना लाली हुआ। इसमें हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन जैसा कोई भी चीज नहीं पाया जाता। इसमें हीमोग्लोबिन जैसा कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसका कोई रंग नहीं होता, मतलब रंगहीन होता है। कैसा होता है? रंगहीन। देखिए हर एक लाइन में ऑब्जेक्टिव है कि नहीं? किस लाइन में ऑब्जेक्टिव नहीं बताइए तो जरा। हर एक लाइन में है ऑब्जेक्टिव, तो इसको ये कैसा होता है? रंगहीन होता है, मतलब कोई कलर नहीं होता है, कलरलेस। आया समझ ना? कलरलेस होता है, रंगहीन। रंगीन नहीं बोल रहे हैं हम, रंगहीन बोल रहे हैं, मतलब कोई कलर नहीं। चलिए आगे, इनकी जो संख्या होती है आरबीसी से कम होता है। इनकी संख्या क्या होता है? आरबीसी से कम होता है। देखिए इनकी संख्या जो आरबीसी से क्या होता है? कम होता है। संख्या जो आरबीसी से क्या होता है? कम होता है। लेकिन इनका जो आकार होता है आरबीसी से क्या होता है? बड़ा होता है। आया समझ में? मतलब डब्ल्यूबीसी जो है इससे संख्या में कम है लेकिन आकार साइज में क्या होता है? बड़ा बड़ा होता है। आया कि नहीं आया? तो ये था। अगला है रक्त कटिकांग, जिसको बोलते हैं प्लेटलेट्स या बिंबाणु भी बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। मतलब रक्त कटिकांग को प्लेटलेट्स बोलते हैं, बिंबाणु बोलते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। ठीक है, इसका भी काम क्या है? रक्त का थक्का बनाना। थक्का बनाना समझाया था यहाँ पर प्लाज्मा में, रक्त का थक्का बनाने में भी ये भी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। ये था पर रक्त रुधिर, रुधिर की रचना, रुधिर की संरचना। अब क्वेश्चन आपको बताइए रक्त की संरचना का वर्णन करें, तो आपको ये पूरा यहाँ पर लिख देना है। आया समझ में ना? आया कि नहीं आया? अब इसे ये रहेगा तो ऑक्सीजन वाहक किसको बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, यहाँ पर बता ही दिए थे। प्लाज्मा का क्या काम है वो भी बता दिए, बताया ना। ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 होगा, ए बी ए बी ओ, बताया ना। अच्छा, रक्त कोशिकाएं कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। बहुत से इसमें ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं। अब हम आपको बताएंगे डब्ल्यूबीसी और आरबीसी में अंतर। अगर आपको ये अच्छा से समझ में आ गया तो आपको ये याद करने की कोई जरूरत है ही नहीं, आपको यहीं से याद हो गया होगा। नहीं और नहीं तो फिर से एक मौका देख लीजिए। तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में क्या अंतर है? जब भी पूछा कि आपको लिखना है तभी बताया ना। आरबीसी नियमित आकार की होती है, बोले कि नहीं बोले? आरबीसी नियमित आकार की होती है और डब्ल्यूबीसी अनियमित आकार की होती है।
याद हुआ? फिर अभी इसमें बताया इसमें केंद्र नहीं होते हैं, इसमें केंद्र होता है, बताया ना जी? मतलब आरबीसी में केंद्र नहीं होता, बताया कि नहीं बताया? इसमें केंद्र होता है, डब्ल्यूबीसी में केंद्र होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, बताया ना जी? बताया कि नहीं बताया? और इसमें हीमोग्लोबिन क्या, हीमोग्लोबिन जैसा कोई भी चीज नहीं होता, ठीक है? ये कैसा होता है? इनकी संख्या आरबी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होता है, बताया कि नहीं बताया? कि डब्ल्यूबीसी कम होता है, संख्या में क्या होता है, कम होता है, तो इनकी संख्या डब्ल्यूबीसी से ज्यादा होता है। डब्ल्यूबीसी से संख्या क्या होता है, ज्यादा होता है, और इनकी संख्या क्या होता है, आरबीसी से कम होगा। ये आकार में क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी से छोटे होते हैं, ये आकार में क्या होंगे, डब्ल्यूबीसी से, ये आरबीसी से क्या होंगे, बड़े होंगे। तो ये 5 पॉइंट हो गया आपका अंतर। छठा पॉइंट लिखना चाहो तो ये भी लिख सकते हो, क्या हमको यहाँ पर जगह तो नहीं है, क्या लिख रहे, क्या लिख रहे? छठा पॉइंट यहाँ हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए, आपको लिखना यहाँ नहीं है, कहाँ लिखना है, यहाँ लिखना है। छूट गया था तो हम यहाँ लिख देते हैं, हमको अभी याद आ गया है। क्या हो गया? तो ये लाल होते हैं, ये कैसे होते हैं, लाल होते हैं। आया समझ में? ये लाल होते हैं ना? नहीं, और ये कैसा होता है, बताइए? छठा पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे, ये रंगहीन, अभी बता देना आप, रंगहीन होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, मतलब कोई कलर इसमें नहीं होता, कोई रंग इसमें नहीं होता। तो आप छठा पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा, गलती से छूट गया है, आप इसको यहाँ पर लिख लोगे, ये लाल होते हैं, ये रंगहीन होते हैं, ठीक है? तो इसके स्क्रीनशॉट लिए होंगे तो ठीक है, नहीं लिए होंगे तो फिर से बोले, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लेने के बाद इसको क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। अब एक यहाँ नोट है कि आरबीसी या हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य को एक रोग होता है। आरबीसी का अगर कमी हो जाएगा हमारे शरीर में, या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगा, तो हमारे शरीर में एक रोग हुआ जिसको बोलते हैं रक्ताल्पता। क्या बोलते हैं? रक्ताल्पता या एनीमिया रोग, या एनीमिया रोग या रक्ताल्पता। आया समझ कि नहीं आया? अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त के क्या क्या कार्य हैं, लसिका के बारे में पढ़ेंगे। रक्त के कार्य और लसिका पढ़ते हैं, तो चलिए उसको लेकर आते हैं, इसको मिटाने के बाद चलिए ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी हम आपको क्या बोले थे कि रक्त के क्या क्या कार्य हैं वो हम बताएंगे। देखिए, रक्त के रुधिर के कार्य यहाँ पर बता दिए, तो सिर्फ यही नहीं बताएंगे, इसके साथ साथ आपको रक्त दाब भी बताएंगे, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। इसके बाद बताएंगे लसिका, जिसको बोलते हैं लिम्फ, और इसके बाद बोलते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण। यहाँ पर भी जो 4 क्वेश्चन है वही बहुत खास है, और अभी जैसे अभी बोर्ड पर बहुत ऑब्जेक्टिव था कि नहीं था, उस तरह से यहाँ भी बोर्ड पे क्या है ना, कुछ ऑब्जेक्टिव है, उतना तो है नहीं लेकिन फिर भी कुछ है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या कीजिए, वही काम करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसको फिर क्या करना है, वही कॉपी में आगे लिख लीजिए, जहां पर आप लिखे हो ना उससे आगे लिख लीजिए, आपका कंप्लीट नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे प्रोग्राम खत्म होगा तो पीछे से पलट के देखिएगा कॉपी, पार्ट 1 से लेकर लास्ट पार्ट तक, अंतिम पार्ट तक, तो आपको देखने में लगेगा अरे वाह, कॉपी जैसे कोचिंग में तैयार करवाया जाता है वैसे सर करवाया, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से आपको कॉपी को क्या किया जा रहा है, तैयार करवाया जा रहा है। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए क्या, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, तो इसको आप नोट्स कर लीजिएगा, बार में लिख लीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं। तो रक्त के कार्य पड़ेगा, अभी हम लोग रक्त के पढ़े थे ना, रक्त की संरचना पढ़े थे, कैसे कैसे उसका संरचना कैसे कैसे वो बना है। अब हम लोग पढ़ेंगे रक्त के कार्य। तो रक्त के कार्य बहुत सारा है, उसमें से कुछ कार्य है, जैसे 5 कार्य में आपके लिए लेकर आए, यहाँ पर लिख के लाए हैं, ठीक है? पहला कार्य क्या है, यह श्वसन गैस, श्वसन गैस पता नहीं किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो श्वसन गैस का क्या करता है, परिवहन करता है, याद हुआ? पहला काम क्या है, श्वसन गैस का परिवहन करना, और दूसरा जो उत्सर्जित पदार्थ, जो हमारे शरीर में गंदगी है, हमारे शरीर में जो गंदगी है उत्सर्जित पदार्थ है, उसको वहां से निकाल करके कहां तक लाना, ब्रिक, जिसको बोलते हैं गुर्दा, किडनी बोलते हैं ना, किडनी जानते हो ना, किडनी। तो जो इतना भी उत्सर्जित पदार्थ है उसको वहां से निकाल के कहां तक लाना, किडनी तक लाना, ताकि यहाँ से फिर क्या करते हैं, शरीर से बाहर कर देते हैं यूरिन के रूप में, यूरिन मूत्र के रूप में शरीर से क्या करते हैं, इसको बाहर कर देते हैं ना। तो ये भी काम किसका है, रक्त का। अगर रक्त वहां से उत्सर्जित पदार्थ को किडनी में लेकर नहीं आएगा तो ये उत्सर्जन का काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ठीक है? अगला, ये जो पचा हुआ भोजन है
पचा हुआ भोजन का ही परिवहन करता है। पहले ही बताते इसका पार्ट 1, 2 में ही बताए होंगे कि जो भी हमारे शरीर में भोजन पचता है तो क्या पेट में ही उसको रखे रहते हैं? नहीं, जो पचा हुआ भोजन है वो ब्लड में मिक्स हो जाता है और ब्लड के साथ साथ पूरे शरीर में दौड़ता है, और जहां पर जिसको जरूरत होता है उस वहां से वो उसको क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ऐसा ना, तो ब्लड में जो भी पचा हुआ भोजन मिक्स रहता है वो ब्लड के साथ पूरे शरीर में क्या होता है, दौड़ता है, परिवहन करता है। और जहां जिस पार्ट को, हमारे शरीर के जिस पार्ट को जिस चीज की जरूरत पड़ता है ना, ब्लड में से उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो ये किसके द्वारा हुआ? रक्त के द्वारा ही ना। अगर रक्त नहीं रहता तो हो पाता? नहीं हो पाता। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये भी आप पढ़े नहीं हो, पढ़ोगे इसी बुक में पढ़ोगे, एक 2 लेसन बाद पढ़ेंगे हम अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से जो हार्मोन निकलता है ना, उसका भी परिवहन कौन करता है? रक्त। हार्मोन, हमारे शरीर में बहुत सारा हार्मोन निकलता है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे अगले लेसन में। ठीक है, हार्मोन हमारे शरीर में बहुत सारा निकलता है जो हमारे शरीर की क्रियाओं को क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो ये हार्मोन को कौन लेके जाता है? रक्त ही। अगर रक्त नहीं रहेगा तो हार्मोन का भी परिवहन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो हार्मोन का परिवहन करने का काम कौन करता है? रक्त। और हमें संक्रामक रोगों से बचाता है। कैसे सर? संक्रामक रोग से कैसे बचाता है? तो हमारा जो WBC है ना, WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं, ये जो होता है ये हमारी इम्यूनिटी पावर को मजबूत करता है। किसको मजबूत करता है? हमारे इम्यूनिटी पावर, रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोगों से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर बढ़ाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, हम बहुत सारे रोगों से बच जाते हैं। तो समझ में आया कैसे हमको रोगों से बचाता है? ठीक था, ये था आपका रक्त के कार्य, आप इसको याद कर लोगे। अब है आपको रक्तदाब या रक्तचाप। तो देखिए क्या होता है, हमारा जो रक्त वाहिनियां है, रक्त वाहिनियां पढ़ा था ना, पिछले पार्ट में पढ़ा है रक्त वाहिनियां, जिससे रक्त फ्लो करता है, जिससे हमारे शरीर में रक्त बहता है ना, उसको बोलते हैं रक्त वाहिनियां। तो हमारे जो रक्त वाहिनियां है, इसमें जो ब्लड है, रक्त है, वो एक दाब से क्या होता है, प्रवाहित होता है। मतलब रक्त जो प्रवाहित होता है ना, तो वो एक दबाव डालता है किस पे? हमारी रक्त वाहिनियों पे। आया समझे? जैसे पाइप से पानी फ्लो होता है तो पाइप पर दबाव डालता है कि नहीं डालता? प्रेशर नहीं होता है? पाइप पर प्रेशर होता है कि नहीं होता? प्रेशर होता है ना जी। तो उसी प्रकार से ये भी तो पाइप है। इस पाइप से जो ये ब्लड फ्लो कर रहा है, इस पाइप पे हमारे रक्त वाहिनियों पे क्या करता है, दबाव डालता है। इसी दबाव को बोलते हैं रक्तदाब या रक्तचाप, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्लड प्रेशर। आया समझाया? तो हमारे रक्त वाहिनियों में जो रक्त प्रवाहित होता है वो रक्त वाहिनियों पर दबाव डालता है, इसी दबाव को बोलते हैं रक्तचाप या फिर रक्तदाब या ब्लड प्रेशर। ये बहुत जरूरी है। अगर रक्तदाब नहीं रहेगा, प्रेशर नहीं होगा, तो ये शरीर के पूरे अंग में ब्लड नहीं जा पाएगा। प्रेशर होता है तभी पूरे शरीर में क्या होता है, ब्लड फ्लो करता है। आया समझे ना? पूरे शरीर के हर एक अंग में ब्लड फ्लो होता है ना जी, किसी कारण, इसी ब्लड प्रेशर के कारण। ठीक है, अब ये जो रक्तचाप है इसको हम लोग मापते हैं किससे? एक यंत्र है जिसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर याद रखिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर से हमारा ब्लड प्रेशर ना पाता है। कभी कभी आपके घर में जो बड़े लोग होंगे, बड़े बुजुर्ग को ज्यादा इसका बीमारी होता है, तो बड़े बुजुर्ग जो होंगे या किसी को देखे होंगे, डॉक्टर लोग क्या करते हैं ना, यहाँ हाथ को लगा देते हैं यंत्र जैसा और एक मीटर पर देखते रहते हैं, नहीं देखते रहते हैं, अब बताते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर इतना हो गया है। तो वो जो यंत्र है, वो जो मशीन है, उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर। याद हुआ? तो स्फिग्मोमैनोमीटर एक खास प्रकार का यंत्र है। कोई पूछेगा बताइए स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? स्फिग्मोमैनोमीटर क्या है? तो बोलिएगा स्फिग्मोमैनोमीटर एक खास प्रकार का यंत्र है जो रक्तदाब को मापता है। आया समझे ना? रक्तदाब को मापता है। किसको मापता है? रक्तदाब को, रक्तचाप को। अगर सामान्य से अधिक रक्तदाब बढ़ गया, मतलब नॉर्मल प्रेशर है हमारे शरीर में तो कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उससे अगर बढ़ गया तो उसको बोलते हैं हाइपरटेंशन। क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। ठीक ना? उच्च रक्तचाप जो होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। आया समझ? उच्च रक्तचाप को हाइपरटेंशन बोलते हैं। हमारे जो ये रक्त वाहिनियां, इसमें 2 प्रकार का दबाव होता है, 2 प्रकार का। एक को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, दूसरे बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब सिस्टोलिक प्रेशर का क्या होता है, डायस्टोलिक क्या होता है? तो जब हमारा हृदय भी पढ़ाएंगे, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। जब हमारा हृदय सिकुड़ता है, संकुचित होता है, देखिए लिखा है संकुचन में सिकुड़ना। जब हमारे हृदय संकुचन होता है, सिकुड़ता है, तो उसमें एक दबाव उत्पन्न होता है, उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। ये कितना होता है? 120 mm। 120 mm के बराबर होता है। आया समझ में कि नहीं आया? 120 mm पारे के बराबर होता है।
120 mm पारे की ऊंचाई के बराबर होता है। ठीक है, तो फिर से हृदय का जब संकुचन होता है, हृदय का जब संकुचन होता है तो उससे जो दबाव उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। और जब हृदय का फैलाव होता है, हृदय जब फैलता है, हृदय जब हमारा ये जो दिल है जब फैलेगा, तो जब फैलेगा तो उसमें भी एक प्रेशर उत्पन्न होता है, उस समय भी हमारे शरीर में एक प्रेशर उत्पन्न होता है जिसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। ये होता है 80 mm के बराबर। ये किसके बराबर होता है? 80 mm के बराबर होता है। आया समझ में नहीं आया? ये 80 mm के बराबर, ये ऑब्जेक्टिव है, याद कर लिया। ठीक है, तो अगर कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन है, नॉर्मल हेल्दी पर्सन का देखा जाए कि ब्लड प्रेशर कितना है, तो उसका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, 120/80। आया समझ ना? तो नॉर्मल रक्तचाप कितना होता है? 120/80। बोलिए कर। और सबसे ज्यादा रक्तचाप किसमें होता है? सीरा में कि धमनी में? सीरा धमनी पड़े ना, पिछले पार्ट में पढ़े लोग सीरा धमनी, इसी में तो ब्लड फ्लो होता है। तो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर किसमें होता है? सीरा में कि धमनी में? तो धमनी में। धमनी में जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, धमनियों में ब्लड प्रेशर क्या होता है? ज्यादा होता है। ये था आपका ब्लड प्रेशर, रक्तचाप। अगर कोई पूछे रक्तचाप कैसे करते हैं, वर्णन करें, ये सब पूरा लिख दीजिएगा ऐसे पॉइंट बाय पॉइंट करके। कोई दिक्कत? ये सब पूरा बात लिख दीजिएगा पॉइंट बाय पॉइंट करके, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा, पूरा नंबर मिल जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे लसिका। लसिका क्या होता है? लेंथ क्या होता है? तो देखिए, जब रक्त ये जो है, ध्यान से सुनिएगा, अब इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा लंबा सेंटेंस है, तो लंबा सेंटेंस होने के कारण क्या होता है ना, जल्दी से याद नहीं हो पाएगा, तो इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि रक्त जब कोशिकाओं से प्रवाहित होता है, रक्त जब कोशिकाओं से प्रवाहित होता है तो रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग कोशिकाओं की दीवार से विसरण होकर के कहां चला जाता है? कोशिकाओं के बीच में जो स्थान है ना, खाली स्थान, कोशिकाओं के बीच में जो कुछ स्थान होता है वहां पहुंच जाता है। ये तो समझाया? रक्त जब कोशिकाओं से प्रवाहित होता है, रक्त हमारा जो ब्लड है कोशिकाओं से प्रवाहित होता है, तो रक्त का कुछ भाग, रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग क्या होता है ना, कोशिकाओं की दीवार से विसरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं के बीच में जो स्थित स्थान है, कोशिकाओं के बीच में जो कुछ खाली स्थान है वहां पर ये चला जाता है। कहां चला जाता है? कोशिकाओं के बीच में जो स्थान है वहीं पर ये पहुंच जाता है। इसी को बोलते हैं प्लाज्मा, सॉरी लसिका। इसी WBC से ही, इसमें WBC रहता है। ये जो यहाँ पर रक्त क्या है, रक्त, इसमें क्या रहता है? WBC रहता है। क्या होता है? WBC। तो यही WBC वाला जो रक्त प्लाज्मा है उसको बोलते हैं लसिका या लिम्फ भी बोलते हैं या लसिका बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लिम्फ, हिंदी में बोलते हैं लसिका। समझ आया? नहीं आया? फिर से, रक्त जब हमारी कोशिकाओं से प्रवाहित होता है, तो कोशिकाओं से प्रवाहित होता है तो विसरण क्रिया द्वारा कोशिकाओं की दीवारों से विसरित होकर के उसके बीच स्थित स्थानों तक पहुंच जाता है। ठीक है, रक्त प्लाज्मा का कुछ भाग वहां पर पहुंच जाता है। यही जो WBC वाला जो रक्त प्लाज्मा है ना, WBC, उसमें WBC साथ में है, RBC नहीं है, RBC नहीं है, WBC वाला जो साथ में है प्लाज्मा में, इसी को बोलते हैं लिम्फ या लसिका। देखिए लिखा हुआ किस है कि लसिका में श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, मतलब WBC होता है, WBC था, लेकिन RBC नहीं होता, लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होता। आया समझ में कि नहीं आया? लाल रक्त कोशिकाएं नहीं होता, RBC नहीं होता, लिम्फ में सिर्फ WBC होता है। तो इसी के कारण ये सब अलग नहीं है। अगर लाल रक्त कोशिका होती लाल हो जाता है जी, लेकिन लाल रक्त कोशिका इसमें है, RBC है, हीमोग्लोबिन है इसमें नहीं है, हीमोग्लोबिन भी इसमें नहीं है, इसी कारण ये रंगहीन है, ये हल्का पीला होता है, हल्का पीला होता है। इसको उत्तक द्रव्य भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उत्तक द्रव्य। तो ये था आपका लसिका। अब रक्त का दोहरा परिसंचरण जिसको बोलते हैं द्विगुण परिवहन, ये भी बहुत खास क्वेश्चन है। और खुद हम जब एग्जाम दिए थे तो मेरे साल में ये क्वेश्चन आया था, मेरे साल में ये क्वेश्चन आया था, रक्त का दोहरा परिसंचरण या द्विगुण परिवहन, खुद हम मेरे एग्जाम में आ चुका है। तो इसलिए हम आपको ही बोलेंगे कि आप इसको अच्छा से समझ लो, बहुत ईजी है। देखिए क्या होता है, हम ध्यान से समझिएगा, इसको भूल जाइए, जो हम यहाँ पर लिखे वही बता रहे, ध्यान से समझिए क्या हम बता रहे हैं। जब देखिए रक्त जो होता है, जितना भी हमारे शरीर का अशुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त हम पहले ही बता रहे थे किसमें बहता है? सिराओं में बहता है, बहता कि नहीं? अशुद्ध रक्त सिराओं में बहता है, और शुद्ध रक्त किसमें बहता है? धमनी में। ये पिछले पार्ट में बताया गया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, हमारे शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त है, हमारे शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त है वो सिराओं से बहते बहते कहाँ आता है? हृदय में, हमारे हार्ट में, दिल में,
आया कि नहीं आया समझ? हमारे शरीर का जितना भी अशुद्ध रक्त है शिराओं के द्वारा बहते बहते कहाँ चलाता है? हृदय में। हृदय क्या करता है? इसको फेफड़ा में भेज देता है साफ करने के लिए। हृदय इसको क्या करता है? साफ करने के लिए फेफड़ा में भेजता है। साफ करने के मतलब उसमें गंदगी रहता है जी? गंदगी नहीं रहता है। साफ करने मतलब शुद्ध करने के लिए। शुद्ध करने के लिए मतलब समझ आया नहीं ना? शुद्ध मतलब जो पिछला पार्ट देखा उसको समझ में आ गया होगा। शुद्ध करने का मतलब ऑक्सीजन वाला रक्त बनाने के लिए। ऑक्सीजन कहाँ होता है? फेफड़ा में होता है ना जी। हम लोग जब सांस लेते हैं तो कहाँ ऑक्सीजन रहता है? फेफड़ा में ना। तो जब हम लोग सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ा में आया हुआ रहता है। और में हमारे शरीर का पूरा अशुद्ध रक्त पहले तो जाता है हृदय में। हृदय उसको क्या करता है? फेफड़ों में भेज देता है। अब फेफड़ा में जाके क्या करता है? ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, तब ये शुद्ध रक्त बन जाता है। क्या बन जाता है? शुद्ध रक्त। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसको फेफड़ा में ही छोड़ देता है। फेफड़ा में ही क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देता है। अब ये जो शुद्ध रक्त है फेफड़ा से फिर से कहाँ आता है? हमारे दिल में। फेफड़ा से फिर से कहाँ आता है? हमारे दिल में। आता नहीं आता? दिल में। हमारे दिल में आता है। और दिल जब इसको पंप करता है ना तो फिर ये हमारे दिल से पूरे शरीर में दौड़ने लगता है। तो देखें एक चक्र पूरा करने में खून को दिल में क्या जाना पड़ा? दिल में 2 बार ना? 2 बार नहीं गया। इसलिए इसको बोलते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण या द्विगुण परिवहन। यही लिखा हुआ है कि परिवहन का एक चक्र पूरा करने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। क्या बोलिएगा? परिवहन का एक चक्र पूरा करने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। कितना बार गुजरना पड़ता है? 2 बार। इसीलिए इसको बोलते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण या द्विगुण परिवहन। आया कि नहीं आया? फिर से रक्त को एक चक्र पूरा करने में, परिसंचरण का एक चक्र पूरा करने में, परिवहन का एक चक्र पूरा करने में हृदय से होकर 2 बार गुजरना पड़ता है। हृदय से होकर कितना बार गुजरना पड़ता है? 2 बार। इसलिए इसको बोलते हैं रक्त का दोहरा परिसंचरण या द्विगुण परिवहन। समझ आया ना? कैसे नहीं समझ आया? फिर से बताते हैं। पूरे शरीर का जो अशुद्ध रक्त है शिराओं के द्वारा पहले हृदय में पहुंचता है। और हृदय उसको क्या करता है? फेफड़ों में भेजता है शुद्ध करने के लिए। कहाँ भेजता है? फेफड़ों में भेज देता है। और फेफड़ा लोग क्या करता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ देता है और फेफड़ा में जो ऑक्सीजन उसको ले लेता है। तो इस प्रकार वो शुद्ध हो गया। क्या हो गया? शुद्ध हो गया। अब जो शुद्ध रक्त है वो फिर से कहाँ आता है? हमारे हृदय में। कहाँ आया? हृदय में। डायरेक्ट पूरे शरीर में नहीं जाता है। कहाँ आता है? हृदय में। और हृदय में आया, फिर हृदय से क्या होता है? धमनी के द्वारा पूरे शरीर में ये पहुंच जाता है। हमारे धमनियों के द्वारा पूरे शरीर में क्या होता है? पहुंच जाता है। तो यही हो गया रक्त का दोहरा परिसंचरण। तो ये था आपका आज का टॉपिक जय प्रकरण का रक्त के बारे में पढ़े। रक्त की संरचना पढ़ लिए, रक्तदाब पढ़ लिए, उसका कार्य पढ़ लिए, आरबीसी डब्ल्यूबीसी में अंतर पढ़ लिए, रक्त का दोहरा परिसंचरण पढ़ लिए, लसिका पढ़ लिए। फिर से हम आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इसको क्या करो? स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में लिख लो और हर एक वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए। आपका एक अच्छा खासा नोट्स तैयार हो जाएगा जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो चलिए आज कितना रह लेते हैं। अब अगले पार्ट में हम आपके लेकर आ रहे हैं हृदय। ठीक है? हृदय पढ़ाएंगे अगले पार्ट में। आज कितना रह लेते हैं।